आपका जो एरर आया है, iPhone could not be restored, unknown error occurred and 4014 2 टाइम्स आपका वो जो ड्राइवर जंप हुआ है, लोगो है आपका फ़ोन में, आप कंफर्म कर दीजिए आपका रैम तक फ़ोन सही है। तो इस पे ना हार्ड डिस्क पे पहले ही अदर किसी टेक्नीशियन ने वर्क किया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पहले इसमें किसी ने एरर 9 रिपेयर किया है या इसका जो स्टोरेज है उसको अपग्रेड किया है। iPhone 12 में वाईफाई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सीरियल नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारा डाटा CPU के अंदर होता है ऑलरेडी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया दिखाता हूँ, हमेशा आपके फायदे वाले दिखाता हूँ, और फायदे के साथ साथ जिनसे नहीं हो पा रहा तो वो आकर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या दिखाने वाला हूँ, देखो मेरे पास ये एक फोन है, इसके अंदर क्या दिक्कत है, ये गिर गया था, गिरने के बाद इसकी एलसीडी होगी क्रैक, एलसीडी लगवा ली नहीं, उसके बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा। यहां से पहले भी ये किसी को दिखाया गया है, वहां से रिटर्न होकर ये मेरे पास आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नितिन जी के पास इसको लेकर चलूं। आयप्पा सर ने मुझे बताया कि आप कोई भी हैंडसेट है आप यहां पर लेकर आइए और आपका 100% हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100% हो ही जाएगा ये, तो चलिए 100% या आखिर ये बन पाता या नहीं बन पाता वो तो हम वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास कुछ हैंडसेट ऐसे होंगे जो इस फोल्ड के अंदर आपके पास पड़े होंगे, और ये फोल्ड आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपके वो सारे के सारे हैंडसेट वो भी डन हो जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम किस तरह से ये रिपेयर होने वाला है, चलिए वो हम आयप्पा सर से जानते हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बताइए हमारे भाइयों को ये किस तरह से ये सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, जो कि इस टाइम पे बिल्कुल डेड कंडीशन में है। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच आपका चैनल में फिर से हमें बुलाने के लिए। अभी इस फोन के बारे में जो भी है, हमें अभी तक कुछ पता नहीं है इस फोन के बारे में। आप बोल रहे था डिस्प्ले टूट गई, ये जो नीचे गिर गए, बिल्कुल डिस्प्ले टूट गए एंड फोन के अंदर ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है। हमें ये क्लैरिटी नहीं है जो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, बट मैं ये 100% आपको वादा दे सकता हूँ जो हम रिपेयर कर रहा है उसका आइडिया सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपका व्यूअर्स को बता देंगे। मतलब हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा डायग्नोस किया है, आइडिया कैसा लिया है, प्रॉब्लम कैसा सॉल्व किया है, एंड साथ के साथ जो हमारा छुपा हुआ बात भी हमारा आपका व्यूअर्स को हम बताएंगे। एंड जो भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन के बारे में, मतलब आप हमारा इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रहे हैं। सर हमारा इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में जॉयस एकेडमी नाम से है, एंड दिल्ली में नितिन जी से हम मिलके कोलैबोरेशन में इंस्टीट्यूट चला रहा है। ये CN केयर के नाम से नोएडा सेक्टर 18 में यह बैच चल रहा है हमारा। अभी ये फ़ोन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, साथ के साथ इसका डायग्नोसिंग हम करके जो प्रॉब्लम है आपका व्यूअर्स को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एंड थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दोनों हम करेंगे एंड इसको फ़ोन ऑन करके आपको देंगे। एंड जो भी है इसका जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, या अदरवाइज इसको ट्रबल शूटिंग अभी तक किया नहीं है, जो ओपन करके जो हम कैसा सोच रही है, बना नहीं बना वो हमारा जो कुछ गारंटी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये बोल सकता हूँ जो भी पॉसिबल है जो इसके अंदर हम डायग्नोस कर रहे हैं वो सारे क्लियर बात जो स्टूडेंट को समझाने के लिए, अदरवाइज आपका व्यूअर को समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड जो हमारा जो बैच के बारे में आप बात करना है, तो नितिन जी 5 साल से ये फील्ड में है, अपना अभी तक 30 बंदे को ऑलरेडी पढ़ा चुका है। हाँ, हमारे बारे में आपको ऑलरेडी पता है, हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे मास्टर के साथ काम किया है, एंड हमारे खुद का इंस्टीट्यूशन अभी चला रहा है। अभी कोई भी बंदा आईफोन एंड्रॉयड सीखना चाहता है हमारे पास हमें इंक्वायर कर लीजिए। हमारा का जो बैच का सिस्टम आपको अच्छा लगने तो बैच का सिस्टम ले लीजिए। जो 22 डेज़ का बैच होता है उसके अंदर आईफोन एंड्रॉयड का जो डीप लेवल स्कीमेटिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट जो स्कीमेटिक्स होने दो, या अदरवाइज CPU का कॉन्सेप्ट होने दो, स्वैप का कॉन्सेप्ट होने दो, या अदरवाइज आपका जो रैम का अलग ओनली रैम का जो कॉन्सेप्ट होने दो, वो सारे क्लियर करेंगे। एंड लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा हमारे तरफ से। कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा टीम है 5 मेंबर का, 5 मेंबर आपका जो सपोर्ट के लिए हम रेडी है, एंड ग्रुप में भी 5 मेंबर का सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा सर। बहुत अच्छा है। यस सर। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस फोन को किस तरह से ये ऑन होने वाला है या नहीं हो पाता वो हम इस वीडियो में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ईजी
ईजी हो जाएगा। जितने भी आजकल ये दुनिया के अंदर एरर चल रहे हैं ना, कोई सा भी एरर उठा लीजिए जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, वो सारे एररों का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, आप जो फ़ोन लाया है इसको ठीक करके जो इसका कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, रिपेयरिंग तो सभी कर रहे हैं, बट सोच समझ के करने से आपका जो फ़ायदा होगा, प्रॉपर डायग्नोसिंग होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। सो आप मुझे रिक्वेस्ट किया है इसका कॉन्सेप्ट भी आपका व्यूअर से शेयर करें। बिल्कुल सर। हमारा जो रिपेयरिंग बाय है, जो एरर्स के अंदर या अदरवाइज आपका जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उनका ट्रबल शूटिंग बेहतर हो सके। बिल्कुल सर। सो ये ट्रबल शूट करके मैं दिखाने वाला हूँ, प्रॉब्लम भी आपको समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। सर पहले इसका बूट चेक करेंगे। ओके। बूट से एक एनालाइज करेंगे, मतलब आपका जो फ़ोन है कहाँ अटका है या अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। मैं पावर सप्लाई दे दिया, बट ये ऑटो एम नहीं ले रहे, इसका मतलब ये फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, किसी भी तरह की जो प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग नहीं है। सो VCC मेन और VDD मेन का जो लाइन है वो प्रॉपर है। तो मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करने से 73 जाके अटक गया है। ओके। ये नॉर्मली ये रीडिंग सजेस्ट करता है, ये पर्टिकुलरली ये हार्ड डिस्क का सिचुएशन है या अदरवाइज DFU का सिचुएशन है। ओके। या हम खुद कंफर्म नहीं है, ये 76 या 80 मतलब 40 to 80 के बीच में जो भी रीडिंग आप अलग अलग मॉडल में देखते हैं जी, ये एक तरह की DFU कंडीशन मतलब ये आइडिया देता है। जो फ़ोन के अंदर ये रीडिंग आएगा, आप पहले इसको जो कंप्यूटर में कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके अंदर जो फ्लैशिंग का कॉन्सेप्ट समझ के आप रिपेयर करना भी पड़ेगा। ये 76 मुझे सजेस्ट कर रहा है ये फ़ोन हार्ड डिस्क सिचुएशन में पड़ा है या अदरवाइज़ हार्ड डिस्क इसका दिक्कत है या अदरवाइज़ इसका फ़ोन के अंदर CPU से आपका हार्ड डिस्क लूज़ हो सकता है या अदरवाइज़ हार्ड डिस्क ख़राब हो सकता है या अदरवाइज़ आपका जो एरर के अनुसार रिपेयर करेंगे। हमें खुद कंफर्म नहीं है अभी तक, फ्लैश करके ही देखना है, तब जाके उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट को समझ के मतलब वो जो एरर के अनुसार हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये वाला जो फ़ोन है ये हमने ये वाइट वाली केबल से सर ने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आगे क्या होने वाला है वो सर आपको पैनल पे समझाएंगे। सो फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपका फ़ोन डिटेक्ट हुआ है आपका 3U टूल्स में। ओके। सो ये समझ मतलब ये एक आइडिया है, आपका फ़ोन कंप्यूटर में कनेक्ट होने तो फर्स्ट आपका CPU तक आपका सर्किट सही हो सकता है। ठीक है सर। हम इसको कंफर्म करने के लिए फ्लैश करके देखेंगे, आइडिया लेंगे मतलब आपका फ़ोन कहाँ अटका है, जो प्रोसेस के अनुसार आपका जो प्रॉब्लम कहाँ है आपको मतलब ये जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आपको पता होने तो आप इसका जो सॉल्यूशन है निकाल पाएंगे। बिल्कुल सर। सो ये कंप्यूटर में कनेक्ट हुआ DFU मोड है, मैं जो 70 का रीडिंग देख के ही बताया आपको, ये कंप्यूटर में कनेक्ट होने वाला है। सो अभी एक बार फ्लैश करके देखेंगे, जो फ्लैश करके दिखाता हूँ मैं। अभी भी आप कोई भी फ़ोन आप फ्लैश करेंगे, बेटर आप iTunes में फ्लैश कीजिए, आपका एरर परफेक्ट निकलता है, उससे आपका जो रिपेयरिंग में आसान हो जाता है। जो iTunes एरर्स के ऊपर ही बहुत क्लैरिटी मिलता है आपको। सो आपका जो एरर आया है, iPhone could not be restored and unknown error occurred and 4014। मतलब ये फ़ोन के अंदर 4014 एरर का इश्यू है। सो 4014 को कैसा समझना है, कभी कभी ये 4014 आपका CPU हो जाता है, कभी कभी आपका हार्ड डिस्क हो जाता है, कभी कभी रैम हो जाता है। ये कैसा समझना है, इसके अंदर क्या करने तो ये 4014 निकलेगा एंड फ़ोन ऑन होगा। ओके। मतलब हार्ड डिस्क होने दो, रैम होने दो या अदरवाइज I2C होने दो या अदरवाइज कुछ और कंडीशन होने दो, कैसा समझना है ये कॉन्सेप्ट को, कैसा समझ के इसको रिपेयर करने का जो प्रोसेस क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ मैं आपको एक और बार फ्लैश करके दिखाता हूँ, ये नोटिस कीजिए, बाद में मतलब उसके अनुसार हम एक आइडिया लेंगे। पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट कैसा चलता है, ये जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट, बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सर ये जो एरर है ये तो अभी एक एरर है, 4014 एरर जो आ रहा है, इसके अलावा एरर तो और भी कई एरर आते हैं, तो थोड़ा सा मेरे भाइयों को बताएंगे कि किस तरह से उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर एक्चुअली क्या है, ये एरर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एरर्स में ट्रबल शूट करने की कोशिश करता है। हाँ जी। बट एरर्स के अलावा भी एक ही एरर बहुत कुछ जो सॉल्यूशन मतलब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। 4013 समझ लीजिए, कुछ मॉडल्स में iPhone X में 4013 आने तो वो एक I2C एरर होता है, वही 4013 आपका iPhone 6
इसमें आपका हार्ड डिस्क है या सीपीयू से निकलता है। Okay. सो एक एक कंडीशन में एक एक सॉल्यूशन निकलता है, एक सेम कोड से। एरर के अनुसार रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही एरर बहुत सारे जो सॉल्यूशन दे देता है। एक सॉल्यूशन के अलावा मतलब एक 4013 सीपीयू से निकलेगा, एक 4013 आपका हार्ड डिस्क से निकलेगा, एक 4013 आपका I2C से निकलेगा, या कुछ और कंडीशंस बन सकता है। सो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझना बेटर है। आपका फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट आपको पता होने तो ये आप ट्रबल शूट करना इजी है, आइडिया लेना इजी है। सो मैं कोशिश करता हूँ जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो हम इस वीडियो में जो लंबा जाने का जो कोशिश नहीं करते, जितना छोटा इसको समझा सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ उतना छोटा, मतलब एक शॉर्ट वीडियो में मैं थोड़ा बहुत समझा के इसको रिपेयर करने की कोशिश करवाता हूँ। सो नेक्स्ट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट है जी, उसको जो जितना शॉर्टेस्ट पीरियड में जितना ज़्यादा समझा सकते हैं उतना उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप क्लास आएंगे और डीप जाएगा क्लास, ये पूरा एक दिन का क्लास है। एंड फ्लैशिंग भी हम लाइव करवा के आपका एक एक हार्ड डिस्क निकाल के, रैम निकाल के, EEPROM निकाल के हर लाइव ट्रबल शूटिंग के अंदर प्रैक्टिकली बताता है। उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाने वाला हूँ सर। ओके। सो फर्स्ट थिंग आप कंप्यूटर में फ़ोन कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर में आपका जो मॉडल आइडेंटिफाई होनी चाहिए। DFU मोड में कनेक्ट हुआ, आपका फ़ोन मॉडल आया, मॉडल के जो मॉडल नंबर भी या मॉडल का जो नाम भी यहाँ लिख के दिखेगा। कई मॉडल में आप जब कनेक्ट करेंगे यहाँ मॉडल नहीं दिखता है। ठीक है। उस टाइम में दो कंडीशन निकल सकता है। एक है आपका बोर्ड ID रजिस्टर से भी ये दिक्कत आएगा, मतलब यहाँ iPhone 4 लिख के आया है, अदरवाइज आप कोई मॉडल मतलब नेक्स्ट ये करने तो आपका यहाँ iPhone 6 से लिख के आया, या अदरवाइज कोई मॉडल में DFU मोड में आपका जो iPad कनेक्ट हुआ है, मॉडल यह लिख के दिखा है। सो ये मॉडल नहीं दिखने तो आप समझना है फर्स्ट ये बोर्ड ID रजिस्टर्स हो सकता है, या अदरवाइज कोई बंदा ऑलरेडी CPU रिपेयर किया है वो लूज़ हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस आप नोट डाउन करना पड़ेगा, बोर्ड ID रजिस्टर्स एंड आपका जो CPU कंडीशन। नेक्स्ट कभी भी हम फ्लैश करेंगे इसको, मतलब हम फ्लैश करेंगे फ़ोन के अंदर, ये फ़ोन मतलब नॉर्मली ये 4% से आगे जाएगा। 4% से आगे जाके आपका जो फ़ोन है 9% रीडिंग ECIED, बाद में 11% पास होगा। 11% पास होने के बाद आप देखिए यहाँ एंटर रिकवरी मोड आ रहा है, मतलब ड्राइवर जंप हो गया। एक बार आपका फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने तो इसका मतलब है एंटर, मतलब एक आवाज़ आएगा, टिंग टिंग नाम से एक आवाज़ आएगा। सो ये कनेक्शन डिस्कनेक्शन, एक बार रिकवरी टू DFU टू रिकवरी, ये एक बार कनेक्शन डिस्कनेक्शन होने तो 11% पास होने तो आप CPU सही मानना है। जब तक आपका 11% पास नहीं होगा आपका फ़ोन 3U टूल्स में एंड आपको आवाज़ नहीं आएगा, ड्राइवर जंप नहीं होगा, एक बार आपका फ़ोन अभी भी CPU कंफर्म नहीं है, उसके अंदर CPU प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये देखना पड़ेगा। एंड जो पहले ही आपका जो 4% में दिक्कत आ रही है या अदरवाइज यहाँ 9% के अंदर दिक्कत आ रहा है, ये पास नहीं हो पा रहा है, आपका जो ड्राइवर जंप नहीं हो पा रहा है, उस टाइम में आप क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग आप ये नोटिस करना है आपका फ़ोन मतलब आपका लैपटॉप प्रॉपरली इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं है, सॉफ्टवेयर परफेक्ट है नहीं है। ये केबल का भी पंगा होता है कभी कभी, अदरवाइज आपका पावर सप्लाई जो आप पावर सप्लाई दे रहे हैं उसका भी दिक्कत होता है। ये सारे जो एक्सटर्नल चीज़ को आप पहले मेंटेन करना पड़ेगा, उसको चेंज करके बाईपास करके देखना पड़ेगा, बाद में ही आप फ्लैश करना पड़ेगा। जैसा आपका फ़ोन 11% पास हो गया है, एक बार ड्राइवर जंप हुआ है, नेक्स्ट आपको ये दिक्कत आएगा, मतलब 13 to 15 के बीच में, 13 to 15 के बीच में आपका पर्टिकुलरली अटक जाएगा एंड यहाँ एरर दे देगा, कुछ ना कुछ एरर। सो यहाँ ये पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेंडिंग लोगो एंड रिस्टोर रैम डिस्क, मतलब रैम एक्सेस कर रहा है बट रैम एक्सेस टाइम में इसका प्रॉब्लम आया। सो इस टाइम में मे भी प्रॉब्लम है, आपका लोगो फ़ोन में लोगो नहीं आएगा एंड एरर आएगा। उस एरर के अनुसार ये जो सजेस्ट कर रहे हैं मुझे, ये रैम का सिचुएशन है, रैम प्रॉब्लम है आपका फ़ोन में। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, आपका 13% 11% पास हुआ, एक बार आपका जो ड्राइवर जंप हुआ, जंप होने के बाद 13% में अटक जाता है, 13% में आपका एरर देगा। उस टाइम में आपका दो कंडीशन बन सकता है, इस फ़ोन में हार्ड डिस्क है या नहीं है। मतलब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, जब आप फ्लैश करने के टाइम में ये 13% या 15% बीच में अटकने, तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क निकाल देते हैं। कभी कभी ये हार्ड डिस्क से भी होगा, कभी कभी रैम से भी होगा। रैम कंडीशन कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क निकाल देते हैं। आप जैसा हार्ड डिस्क निकाल के फ्लैश करेंगे, लोगो आ जाता है आपका फ़ोन में,
बाद में आपका जो 18% पास हो जाएगा। सेकंड टाइम एक बार डिंग डोंग नाम से साउंड आएगा, इसका मतलब एक बार ड्राइवर और एक बार जंप होगा, मतलब 2 बार आपका ड्राइवर जंप होनी चाहिए, आपका लोगो आनी चाहिए CPU रैम को कंफर्म करने के लिए। मतलब आपका CPU एंड रैम कंफर्म कब होगा, 2 बार ड्राइवर जंप होनी चाहिए एंड आपका जो 18% पास होनी चाहिए, फ़ोन में लोगो होनी चाहिए। यहाँ वही दिखाने चाहता हूँ मैं। 20% के अंदर आप देखिए 20% जैसा ये फाइल सिस्टम को एक्सेस कर रहा था, चेकिंग फाइल सिस्टम, उस टाइम में आपका लोगो भी है यहाँ ये छोटी सी प्रोसेस बार स्टार्ट हुआ एंड आपका आप ड्राइवर ऑलरेडी 2 टाइम्स आपका जंप किया होगा। सो यही मैं समझाना चाहता हूँ, 2 टाइम्स आपका वो जो ड्राइवर जंप हुआ है, लोगो है आपका फ़ोन में, आप कंफर्म कर दीजिए, आपका रैम तक फ़ोन सही है। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो 19 है, ये 18% के बाद 22% के बीच में I2C एक्सेस होता है। I2C के साथ साथ आपका EEPROM एक्सेस होता है। ये दोनों को कंडीशन, मतलब जो स्लेव्स चाहिए, जो CPU को जो स्लेव्स चाहिए, जो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए CPU उस स्लेव्स को ढूंढता है, उस ICs को ढूंढता है। उसमें मेन IC है EEPROM एंड साथ के साथ बहुत सारे I2C 0, I2C 1 ऐसा होता है, वो सारे I2C को भी कंफर्म करेगा। जैसा उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा उसको एरर दे देगा। वहाँ 4013 आएगा कुछ मॉडल्स में एरर 9 आएगा, कुछ मॉडल में 4014 आ सकता है। ये डिफरेंट जो आपका एरर आ सकता है। सो नेक्स्ट क्या होगा, ये 20% के बाद सभी ओके होने तो, I2C पास होने तो नेक्स्ट ये प्रोसेस बार स्टार्ट होगा। प्रोसेस बार से पहले आपको एक छोटी सी फ्लावर जैसा एक सिंबल घूमेगा। जैसा आपका पावर जैसा सिंबल घूम रहा है, आप समझ लीजिए EEPROM एक्सेस हो रहा है उस टाइम में। सो नेक्स्ट ये प्रोसेस बार स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस बार जैसा स्टार्ट होगा, ये हार्ड डिस्क को एक्सेस करने लगता है। जैसा आपका हार्ड डिस्क, मतलब ये प्रोसेस बार मतलब एक तरीके का आइडिया ले लीजिए, आपका हार्ड डिस्क इज एक्सेसिंग समवॉट, ये आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट 19% आप यहाँ नोटिस कीजिए, 19% में रिस्टोरिंग मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है एग्जीक्यूट होकर हार्ड डिस्क में डाल रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर जाने के टाइम में सेंडिंग फाइल सिस्टम, इस टाइम में 22% सेंडिंग फाइल सिस्टम टाइम में आपका नॉर्मली EEPROM एक्सेस होता है। आपका प्रॉब्लम EEPROM के अंदर है 21 to 23% के बीच में, आपका बहुत टाइम लग जाएगा आपको एरर देने में। एंड आप समझना है आपका जो EEPROM में भी चेंज्ड है या अदरवाइज EEPROM का दिक्कत है या I2C का दिक्कत है। ये कंडीशन बनेगा आपका जो मतलब प्रीवियस केसेस के ऊपर, मतलब आप देखना पड़ेगा वो EEPROM के ऊपर कुछ काम हुआ है या अदरवाइज कुछ I2C स्लेव्स है, ये वाटर डैमेज है या अदरवाइज कुछ सिचुएशन बना है। ये आपका जो विजुअल इंस्पेक्शन एंड आपका जो एक्सपीरियंस के ऊपर सारे गेम होता है। सो हम नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, क्या करते हैं, जो 21 या 20 के बाद आपका एरर आया, बहुत टाइम लगा रहे, उस टाइम में हम डाउट करते हैं मे बी EEPROM प्रॉब्लम हो सकता है। EEPROM को निकाल के जो आपका जो ओरिजिनल EEPROM है नहीं है, वो कंफर्म करने के लिए भी हमारे पास तरीका है। वो नितिन जी बताएंगे आपको जैसा क्लास चलेगा। ये जो हार्डवेयर सारे सेक्शन है नितिन जी करवाने वाला है। एडवांस लेवल का आपका जो सारे कॉन्सेप्ट आप समझाया जाएगा एंड आप यहाँ फंसेंगे नहीं कभी भी। नेक्स्ट सर देखिए, यहाँ हम जो 1% से 11% समझ लीजिए, 11% हम पास हो गए, आपको ऑलरेडी पता है। से 11% पास हुआ एंड ड्राइवर जंप हुआ, इसका मतलब फर्स्ट डिंग डोंग समझ लीजिए, फर्स्ट टिंग टिंग समझ लीजिए। जो साउंड है, पहला साउंड आप सुना है, इसका मतलब CPU ओके CPU पास हुआ। 100% ओके नहीं बोल सकता हूँ, बट CPU पास हुआ, इतना गारंटी है। नेक्स्ट आप 18% पार करवाएंगे, मतलब 18% पास होगा ये प्रोसेस बार, जो ग्रीन कलर का बार 18% पास होगा। सेकंड टाइम आपका डिंग डोंग मिलेगा। इस टाइम में सेकंड टाइम डिंग डोंग मतलब आपका जो सेकंड टाइम साउंड का मतलब ड्राइवर जंपिंग का मतलब लोगो भी देगा। आप 18% में लोगो भी आएगा यहाँ, ये लोगो आने तो आपका जो रैम भी सही है। नेक्स्ट आपका 21% के बाद 18 to 21% के बीच में आपका I2C भी होता है एंड EEPROM का लॉजिक भी होता है एंड ये सारे गेम ये 18 to 21 के बीच में हो जाता है। बाद में 21% के बाद 22% 21% आपका iTunes में फ्लैश करने तो थोड़ा इधर उधर 1 or 2% डिफरेंस आता है। आपका I2C या iTunes होने दो या अदरवाइज आपका ये 3U टूल्स होने दो, यही टाइम में आपका जो हार्ड डिस्क एक्सेस होता है। यहाँ क्या होता है, 18% के बाद आपका स्लोली ऐसा पत्ती घूमेगा, मतलब ऐसा एक सिंबल घूमेगा। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये एक्सेस हो रहे हैं, मतलब आप एक तरीके के समझ सकते हैं EEPROM इज एक्सेसिंग।
EEPROM स्टार्ट हुआ है, डेटा रीडिंग स्टार्ट हुआ है, वहाँ आपको डिनोशन भी आएगा, यहाँ सारे जो प्रोसेस के अंदर लिख के आएगा, वो पढ़ना आपको आनी चाहिए, वो सही से पढ़ने। तो अभी रैम एक्सेस और रैम डिस्क इज एक्सेसिंग ऐसा लिख के आता, आपका EEPROM एक्सेस होने तो EEPROM का जो बारे में कुछ ना कुछ नोट डाउन करेगा, ऐसा I2C एक्सेस होने तो I2C के बारे में कुछ ना कुछ लिख के आएगा, वो पढ़ना एंड उसको समझ के आगे जाना मैटर करता है। नेक्स्ट 21 के % के बाद जो 50% के बीच में यहाँ इतना सारे ये सॉफ्टवेयर होता है, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर फ्लैश कर रहा है ये 21 टू आपका 50% के बीच में, 50% के बीच में आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है। ये सारे फ्लैशिंग आपका 21 टू 50% है। बाद में 50% पास होने के बाद ये सारे यहाँ से यहाँ मैं बोल सकता हूँ 55% टू 85%, यहाँ तक 90% समझ सकते हैं। यहाँ तक आपका इस एरिया में बेस बैंड होता है, बेस बैंड नॉर्मली ये बेस बैंड सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होके आप यहाँ तक नॉर्मली बेस बैंड अपडेट हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम है 55 से आगे बढ़ के आपका 80%, 80-85% के बीच में कोई प्रॉब्लम आया, एंड यहाँ डिनोशन भी देखना है, ऐसा नहीं है कि 55% में प्रॉब्लम आया वो बेस बैंड ही है, यहाँ क्या बोलना चाहता है, वो जो प्रोसेस क्या बता रहा है उसके अनुसार आपका प्रॉब्लम का रिजोल्वेशन होगा। यहाँ देखिए 55% टू 85% में क्या बोल रहा हूँ, बेस बैंड हो सकता है, बेस बैंड का जो कंडीशन देख के रिपेयर करेंगे कोई एरर आने तो। नेक्स्ट नॉर्मली क्या होता है 90% के बाद, नॉर्मली 90% के बाद जो फ्लैशिंग पूरा कंप्लीट होता है, बेस बैंड अपडेट हो जाता है। 85% के बाद आपका बेस बैंड पूरा कंप्लीट अपडेट हो जाता है। 90% के बाद 90 टू 99, 100% के बीच में आपका कैमरास एक्सेस होता है, कैमरास अदरवाइज कैमरास बोलने तो मतलब कैमरास वाईफाई, कैमरा सेक्शन, वाईफाई सेक्शन एंड NFC सेक्शन, ये 3 सेक्शन से एक्सेस होता है। कैमरा के लिए I2C होता है, वो एक्सेस होता है, वाईफाई होता है, वाईफाई सेक्शन का रीसेट लाइन बार बार मिस हो जाता है, बहुत सारे बंदे रिपेयर किया होगा, हमारा भाई ने iPhone 6 में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। NFC का बहुत बार प्रॉब्लम किया होगा, ये 90% में प्रॉब्लम है, 99 में प्रॉब्लम है, 95 में प्रॉब्लम है, इस टाइम में NFC सेक्शन में दिक्कत आता है। सो मैं क्या बोलता हूँ 85 टू 99 बीच में कुछ एरर आया, आप NFC सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, वाईफाई सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड कैमरास का I2C कैमरा सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये 3 सेक्शंस आप यहाँ आप नोट डाउन करना पड़ेगा, एंड वहाँ आपका ट्रबल शूटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 100% फ्लैशिंग हो गई, आपका फ़ोन के अंदर 100% फ्लैशिंग हो गई, एंड आप स्टार्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब आपका जो फ्लैशिंग है पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ मैं जो फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट पूरा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग क्या होता है, आपका जो केबल कंप्यूटर में आप फ़ोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, आपका केबल के थ्रू आप एक्सेस करेंगे U2IC को, मतलब आपका ACC1 ACC2 लाइन से आपका U2IC, इसको हाइड्रा भी बुलाया जाता है अपर मॉडल्स में। सो U2IC और हाइड्रा IC पहले कनेक्ट होगा आपका जो केबल के लिए, U2 यार हाइड्रा के थ्रू DM-DP मतलब USB DM USB DP डेटा माइनस डेटा पॉजिटिव लाइन से आपका CPU कनेक्ट होगा, आपका केबल के थ्रू CPU कनेक्ट होगा। जैसा आपका CPU कनेक्ट होगा, आपको ऑलरेडी पता है, आपका लैपटॉप में कंप्यूटर में आपका जो फ़ोन है डिटेक्ट होगा, या अदरवाइज आपका डिवाइस डिटेक्ट होगा। डिटेक्ट होने के बाद आप फ्लैश करेंगे, फ्लैश करने के बाद फ़ोन 11% पार होनी चाहिए, 11% पार होके फर्स्ट कनेक्शन मतलब कनेक्शन डिसकनेक्शन, इसका मतलब ड्राइवर जंप होता है, ये एक तरह के डिंग डोंग साउंड आता है। ये डिंग डोंग साउंड आने तो आप ड्राइवर जंप होने तो आप समझ लीजिए आपका CPU वहाँ तक पास हो गए। नेक्स्ट CPU के बाद आपका रैम एक्सेस होता है, रैम 11% से जाके 18% बीच में आपका रैम एक्सेस होता है। उस टाइम में रैम सही होने तो लोगो आएगा, लोगो आने का मतलब ये नहीं कि 100% रैम सही है, आप चेक करना है। सेकंड टाइम आपका ड्राइवर जंप होगा, डिंग डोंग नाम से सेकंड टाइम एक बार ड्राइवर जंप होगा, एक बार वो ड्राइवर DFU टू रिकवरी टू DFU, ये कनेक्शन डिसकनेक्शन होता है। एक बार वो कनेक्शन हुआ है, इसका मतलब आपका रैम पास हो गया। नेक्स्ट रैम के बाद मैं बोला था आपको I2C
EEPROM, ये दोनों एक्सेस होता है। यह 18% से 22% बीच में, ये 18 to 22% बीच में कोई भी प्रॉब्लम आया, आप I2C चेक करना पड़ेगा, EEPROM रिलेटेड सर्किट चेक करना पड़ेगा। सो ये दोनों ओके, मतलब 18% पार हो गए फ़ोन, सेकंड डिंग डोंग आया, सेकंड ड्राइवर जंप हो गए, एंड लोगो भी है आपके फ़ोन के अंदर, आप कंफर्म कर सकते हैं रैम तक मेरा सर्किट सही है। कभी भी यहाँ 11% एंड 15% 18% के बीच में प्रॉब्लम आया, 13% 14%, हार्ड डिस्क निकाल के फ्लैश कीजिए, कंफर्म कीजिए। रैम को इतना आसानी निकालना, ये कंफर्म करना अच्छा नहीं होता है। सो मैं क्या बोलता हूँ, हार्ड डिस्क निकाल के कंफर्म कीजिए, फ्लैश कर दीजिए। आपका कंफर्मली तब भी आपका 18% पास नहीं हो रहे, तब आपका जो रैम का इशू हो सकता है। सो हार्ड डिस्क दिक्कत कब कंफर्म करना पड़ेगा, आप जब हार्ड डिस्क निकालेंगे तब आपका 18% गया, लोगो आया, वो हार्ड डिस्क से निकलने वाला प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। नेक्स्ट 21% के बाद आपका जो लोगो के साथ आपका फ्लैशिंग बार स्टार्ट होगा, ये फ्लैश बार स्टार्ट होगा। फ्लैश बार स्टार्ट होने तो मतलब आपका एप्पल लोगों के नीचे फ्लैशिंग बार स्टार्ट होगा। ये फ्लैश बार स्टार्ट होने तो आप समझ लीजिए फ़ोन आपका जो कंप्यूटर है आपका हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा है। हार्ड डिस्क ओके होने तो फ्लैश होगा। 50% के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया, आपका हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है। 55 से आगे बढ़ के आपका 85% 90% के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आपका जो बेस बैंड का रिलेटेड है। 90% से आगे बढ़ के कोई प्रॉब्लम आया, वो NFC कैमरास एंड आपका वाईफाई सर्किट का इश्यू हो सकता है। वो अलग अलग कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम है, वो डेटा रीड करके, मतलब उसका प्रोसेस रीड करके हम समझेंगे, उसके अनुसार एक डिसीजन लेंगे। सर इसको फ्लैश करके देखेंगे एरर क्या है, एरर के अनुसार एंड फ्लैश हम 3U टूल्स में फ्लैश कर रहे हैं, इसका प्रोसेस भी समझ में आएगा हमें। ओके। एंड इसका जो हम जो ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइवर जंपिंग के बारे में, वो भी आपको समझ आएगा। एंड उसके साथ साथ यह लोगो का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। एंड स्टूडेंट आइडिया ले सकता है ये प्रॉब्लम कहाँ से है। एंड ट्रबल शूट, इसका जो रिपेयरिंग हमारा जो नितिन सर करेंगे एंड ट्रबल शूट करके दिखाएंगे, वो एंड ऑन करके दिखाएंगे 100% सर। इसको फ्लैश करेंगे सर। ओके। जो प्रोसेस है 11% में 11% आगे बढ़ गए, एंड आप साउंड सुन सकते हैं, ड्राइवर जंपिंग का साउंड 11%, मतलब आप 11% के बाद ये साउंड आया। एक बार आपका ये कंफर्मेशन ले लीजिए, ये CPU ओके है इसका। यहाँ 11% पार होने के बाद ये 18% जाने के टाइम में आपको लोगो आएगा। देखिए 14% एंटर रिकवरी मोड, यहाँ आपको लोगो आएगा, लोगो दिखाइए सर। ये लोगों के अनुसार हमारा जो रैम है एक्सेस हो रहा है। एंड रैम अभी यहाँ 2 टाइम्स ड्राइवर जंप होने तो, मतलब अभी साउंड आने तो, आपका डिंग डोंग साउंड आने तो आप समझ लीजिए रैम पास हो गई। यहाँ आपका I2C का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। 18% साउंड आनी चाहिए, साउंड आने तो आपका रैम सही है, अदरवाइज रैम सही नहीं है। साउंड आया सर, इसका मतलब रैम भी ठीक है आपका। अभी ये एरर मारेगा, मतलब आपका जो 78 के अनुसार अभी एरर मारनी चाहिए। आपको ये मॉडल के अंदर I2C और हार्ड डिस्क का इशू है। I2C हो सकता है या अदरवाइज हार्ड डिस्क का इशू हो सकता है। उसका जो ट्रबल शूटिंग कैसा करना है, हमारा जो नितिन सर है वो करके दिखाएगा। एंड ये फ़ोन को ऑन करके दिखाएगा। सर इसमें 18% पास हो गए एंड 19% में ये रिस्टोरिंग में एरर दिया है। Okay. ये डिनोट कर रहा है, रिस्टोरिंग ये डिनोट कर रहा है। ठीक है। एंड हमारा जो फ़ोन के अंदर भी लोगो का नीचे ये जो फ्लावर जैसा सिंबल दिखा है जी। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब मेरा आइडिया क्या है, जो लोगो के साथ सेकंड डिंग डोंग भी आए, इसका मतलब सेकंड टाइम ड्राइवर जंप हुआ। एंड उसके साथ साथ आपका जो फ्लावर भी दिखा है, एक तरह की EEPROM भी एक्सेस हुआ है जी। सो ये 19% का एरर रिस्टोरिंग टाइम में ऐसा बता के ये मुझे डिनोट कर रहा है, ये मे बी हार्ड ड्राइव और I2C। ये कैसा ट्रबल शूट होगा या अदरवाइज ये कैसा रिपेयर होगा, हमारा जो नितिन मास्टर है वो नितिन मास्टर करके दिखाने वाला है। एंड ये फ़ोन को ऑन करके 100% आपको देने वाला है सर। ये नितिन सर है। Okay. हमारा जो कोलैबोरेशन में CN केयर से, हम जॉयस एकेडमी CN केयर से कोलैबोरेट होकर अभी यहाँ बैच चला रहा है। सर नितिन सर इज़ द बेस्ट हैंड स्किल पर्सन एंड गुड बेस्ट लेवल मास्टर है आईफोन के लिए। सो हम ये सोच रहा है जो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, उनका जो हैंड स्किल ईजी तरीके से जो स्वैप कैसा करना है, रैम कैसा करना है एंड फेस आईडी कैसा करना है, एंड जो भी ट्रबल शूटिंग का बेस्ट लेवल नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड ये इंडिया में बहुत सारे जो मास्टर से
सीख चुका है एंड ये खुद सिखा रहा है अपना जो शॉप में ये बंदे को सिखाता है एंड ये खुद अभी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है CN केयर्स। मैं बहुत मतलब धन्यवाद हूँ इनके लिए जो हमसे मिलके काम कर रहा है एंड मैं ये सोचता हूँ जो हम ऑलरेडी आपको पता है हम भी बहुत एडवांस मास्टर से काम किया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ नितिन जी भी वो लेवल का मास्टर का कोई कमी नहीं है एंड बेटर जो कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो देने के लिए। कोई भी भाई है आईफोन एंड एंड्रॉयड सीखना चाहता है हमसे कम संपर्क कर सकता है। कोई भी जो अपना इंक्वायरीज है जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ वो बैच बना के मतलब उनका खुद का क्लास लेके पर्सनल क्लास लेके जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बैच हो गए 15 दिन या 20 दिन आप चले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहिए तो 2-3 मंथ का क्लास ले लीजिए, 1 ईयर का क्लास ले लीजिए, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दिल्ली वाले जो भी है लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहता है नितिन जी से मिलिए। हैदराबाद की तरफ से है जो भी बंदा लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहता है या अदरवाइज शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहता है वो हमसे मिलके आगे जा सकता है। जैसे अभी आयापा सर ने बताया कि इसके अंदर हमारा जो तुमने से सॉफ्टवेयर किया है पहले 4014 एरर दिखा रहा था तो अभी ये 19% पे आगे इसने एरर दे दिया है। ठीक है तो अब मैं इसकी देरी ना करता हूँ डायरेक्ट इसकी हार्ड डिस्क को मैं उतारता हूँ। उतार के जस्ट अपने जो हमारे प्रोग्रामिंग बॉक्स है P13 उसका सॉफ्टवेयर को रन करके मैं इसको हार्ड डिस्क को एक्सेस करूंगा। जब इसको रीड एंड राइट करना है प्रोग्रामिंग करनी है इसकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके प्रोग्राम करके जस्ट इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ओके तो चलते हैं डायरेक्टली हार्डवेयर पर। ये पीसीबी मैंने बाहर निकाल लिया है। ओके ठीक है तो इस पे ना हार्ड डिस्क पे पहले ही अदर किसी टेक्नीशियन ने वर्क किया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पहले इसमें किसी ने एरर 9 रिपेयर किया है या इसका जो स्टोरेज है उसको अपग्रेड किया है बट इसकी हार्ड डिस्क पे ऑलरेडी वर्क हो रखा है पहले से। ओके तो आई थिंक हो सकता है ऐसा कि फ़ोन गिरा हो, गिरने की वजह से इसकी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो या हमारे कुछ ट्रैक्स होते हैं वो ओपन हो सकते हैं या हमारी जो लाइन है जो लेयर हमारी वो डिसमेंटल हो सकती है। ठीक है जस्ट अब इसको उतार के ही हम लोग चेक कर पाएंगे। ठीक है तो मैं इसको उतारता हूँ। ठीक है सर ये इसकी हार्ड डिस्क है। जस्ट इसको हमने अभी रिमूव कर लिया है तो अभी हम इसको अपने एक बॉक्स के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये हमारी हार्ड डिस्क ओके है या फिर हार्ड डिस्क ख़राब है। तो अगर ये हार्ड डिस्क हमारी कुछ प्रॉब्लम निकलती है इसके अंदर उसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद में दोबारा से इसको लगा के फ्लैश कर देंगे। आईफोन 12 में वाईफाई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं होती है मतलब सीरियल नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है वो सारा डाटा CPU के अंदर होता है ऑलरेडी। ठीक है ये हमारे पास में बॉक्स है। ओके प्रोग्रामिंग बॉक्स P13 जो कि मेरे पास में JC रिपेयर ID का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर अपनी 12 की हार्ड डिस्क को लगाएंगे, इधर कनेक्ट किया और इसको लॉक कर दिया। ठीक है ओपन करेंगे ये हमारी 128 GB की हार्ड डिस्क है, ये दिखा पा रहा है इसकी कितनी कैपेसिटी है। सो सिंपली फर्स्ट सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से ये कनेक्ट हुआ ये अपना दिखा देगा ये किस फ़ोन की हार्ड डिस्क है। ये शो कर रहा है 12 मिनी 12 और 12 प्रो आईफोन 12 प्रो मैक्स iPad Air 4 ये इन सब में चलने वाली है हार्ड डिस्क। ठीक है तो अभी फिलहाल क्या है हार्ड डिस्क ये करप्ट है। जस्ट सिंपल इसको नैंड को हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट नैंड का ऑप्शन आएगा तो इसको स्टैंडर्ड पे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे कन्फर्म करेंगे। ये ऑनलाइन बॉक्स है तो ये इसकी फाइल को डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद में इसको ये फॉर्मेट किएगा। फॉर्मेट डाउनलोड वर्क कंप्लीट। नैंड फॉर्मेट सक्सेसफुली। जो इसका बूट एरिया है ना इसने वो भी रिपेयर कर दिया है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कोई प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं करना सर, इसके अंदर कुछ नहीं है, सारा कुछ प्रोग्रामिंग इसके अंदर CPU के अंदर है। ओके जी अब इस हार्ड डिस्क को रिवॉल्व करेंगे एंड जस्ट इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। हेलो
ये टास्क बार आ गया, पहले ये नहीं आ रहा था। ओके जी, यानी कि अब इसको हार्ड डिस्क मिल गई है प्रॉपर तरीके से। 19%, 20%। ये स्टार्ट हो गया है, ये टास्क बार चलना स्टार्ट हो गया है। ओके देखिए सेंडिंग बेस बैंड डेटा, बेस बैंड डेटा मतलब बेस बैंड अपडेट हो रहा है अभी फ़ोन का। ये बेस बैंड इसको मिलने तो फटाक से चल जाएगा, बेस बैंड नहीं मिलने तो स्लोली इसका जो प्रोसेस है लेट हो जाता है। अच्छा है। सर वहाँ सीरियल नंबर दिखाइए, जो भाई है, जो बंदे को पता है वो समझ पाएगा, यही फ़ोन रिपेयर हुआ है। नेक्स्ट, आप पूरा मतलब आपका फ़ोन पूरा कम्प्लीटली फ्लैश हो गए, कोई दिक्कत नहीं आया, आपका कंग्रेचुलेशन फ्लैश कंप्लीटेड नाम से ये आएगा। नेक्स्ट जो काम है मतलब आपका जो फ्लैशिंग होने के बाद जो काम है वो मैं बताता हूँ। पूरा फ्लैशिंग प्रॉब्लम आने तो मैं क्या क्या देखना है वो बताया मैंने। अभी फ्लैशिंग होने के बाद आपका कुछ एरर आया, उसको कैसा रिजॉल्व करना है, कैसा आइडिया लेना है वो मैं बताता हूँ।